बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो टाइप ऑफ कोलेजन डर्मिस के ऑफ द स्किन के अंदर होता है टाइप 1 कोलेजन। डर्मिस के अंदर आपका टाइप 1 कोलेजन होता है। अब हम टाइप्स ऑफ कोलेजन पढ़ते हैं। 4 तरह के आपके कोलेजन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सबसे पहले कि आपकी जो बोन के अंदर, स्किन के अंदर, टेंडन में, फेशिया में और लेट वुंड हीलिंग के अंदर टाइप 1 कोलेजन होता है। ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होती है। 90% केसेस के अंदर आपको यही होता है और टाइप 1 कोलेजन ही डिफेक्टिव होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर आपका टाइप 1 कोलेजन डिफेक्टिव होता है। ये बोन के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है, टेंडन्स के अंदर होता है, फेशिया के अंदर होता है और लेट वुंड हीलिंग में होता है। जो टाइप 2 कोलेजन है वो आपकी कार्टिलेजेस के अंदर होता है, जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज के अंदर होता है, विट्रियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस के अंदर होता है। कार्टिलेजेस के अंदर, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर आपका टाइप 2 कोलेजन होता है, विट्रियस के अंदर, न्यूक्लियस पल्पोसिस के अंदर आपका टाइप 2 कोलेजन होता है। जो टाइप 3 कोलेजन है वो रेटिकुलर फाइब्रस के अंदर होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर होता है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर टाइप 3 कोलेजन होता है। जो टाइप 3 कोलेजन होता है वो एलर-डेनलोस सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर, वैस्कुलर टाइप का जो एलर-डेनलोस सिंड्रोम होता है उसके अंदर टाइप 3 कोलेजन डेफिशिएंट होता है। एलर-डेनलोस सिंड्रोम की जो वैस्कुलर टाइप होती है उसके अंदर आपका टाइप 3 कोलेजन एब्सेंट होता है। जो टाइप 3 कोलेजन होता है वो रेटिकुलर फाइबर्स के अंदर होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू में होता है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर होता है, यूट्रस में होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, अर्ली वुंड हीलिंग में होता है। और जो टाइप 2 कोलेजन था वो आपके कार्टिलेज में, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर था, विट्रियस बॉडी में होता है और न्यूक्लियस पल्पोसिस में होता है। जो टाइप 4 कोलेजन होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है, बेसल लेमेला के अंदर होता है और लेंस में होता है। जो टाइप 4 कोलेजन है ये डिफेक्टिव होता है एल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर और गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी टाइप 4 कोलेजन के अगेंस्ट बनती हैं। जो टाइप 4 कोलेजन होता है वो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है और बेसल लेमेला और लेंस में होता है। अब इसके एमसीक्यू दिए में हाउ यू रिमेंबर इट, द हायर नंबर यू गो द वीकर इट कॉज। जैसे जैसे आपके मतलब कोलेजन की टाइप्स बढ़ती रहती हैं, मतलब 1 से 4 की तरफ जाते हैं तो कोलेजन की जो स्ट्रेंथ है ना वो डिक्रीज होती रहती है, मतलब वीक होता रहता है। टाइप 1 कोलेजन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए वो आपकी बोन्स के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है, टेंडन के अंदर होता है और फेशिया के अंदर होता है। जो टाइप 2 कोलेजन है वैसे आपके जो लेस डेंस आपके टिश्यूज होते हैं, जैसे कि कार्टिलेज हो गया, आपका विट्रियस ह्यूमर हो गया, न्यूक्लियस पल्पोसिस के अंदर होता है। जो टाइप 3 होता है वो आपके बिल्कुल ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर, रेटिकुलर टिश्यू के अंदर, एम्ब्रियोनल टिश्यू के अंदर, यूट्रस के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर आपका टाइप 3 कोलेजन होता है। और अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर भी आपका टाइप 3 कोलेजन होता है। अब जो टाइप 4 कोलेजन होता है वो वीकेस्ट होता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लो एपिथेलियल सेल्स को सपोर्ट करता है, इसलिए आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, बेसल लेमेला के अंदर, आपके लेंस के अंदर होता है। एनदर निमोनिक टाइप 1 बोन के अंदर होता है, टाइप 2 आपके कार्टिलेज के अंदर होता है, टाइप 4 आपका फ्लोर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और जो टाइप 3 था वो आपके ग्रैनुलेशन टिश्यूज, रेटिकुलर फाइबर्स, एम्ब्रियोनल टिश्यू, यूट्रस, ब्लड वेसल्स और अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर होता है। टाइप 1 डिफेक्टिव होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर, टाइप 3 डिफेक्टिव होता है एलर-डेनलोस सिंड्रोम की वैस्कुलर टाइप में, और जो टाइप 4 होता है वो एल्पर्ट सिंड्रोम के अंदर डेफिशिएंट होता है और गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर इसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं। उसके बाद इंजाइम जो कि टिश्यू रिमॉडलिंग कराती है, दैट इज माइलोपेरोक्सीडेज। माइलोपेरोक्सीडेज टिश्यू रिमॉडलिंग कराती है। वर्टिकल स्टायरेशंस हमें रेटिकुलर फाइबर्स में मिलती हैं। वर्टिकल स्टायरेशंस रेटिकुलर फाइबर्स के अंदर मिलती हैं। जो लैमेलर स्टायरेशंस होती है वो हमें कोलेजन फाइबर्स के अंदर मिलती हैं। लैमेलर स्टायरेशंस हमें कोलेजन फाइबर के अंदर मिलेंगी और जो वर्टिकल स्टायरेशंस होती हैं वो हमें रेटिकुलर फाइबर्स के अंदर मिलती हैं। जो लैमेलर अपीयरेंस होती है लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर वो कोलेजन फाइबर्स की होती है। जो लैमेलर अपीयरेंस, लैमेला की तरह की जो अपीयरेंस होती है वो कोलेजन फाइबर्स की होती है और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, जो वर्टिकल अपीयरेंस होती है वो रेटिकुलर फाइबर्स की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कोलेजन एट्रोफी। स्टीरॉइड का जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसकी वजह से आपके कोलेजन की एट्रोफी हो जाती है। स्टीरॉइड यूज आपके कोलेजन की एट्रोफी कराते हैं। रिगार्डिंग कोलेजन फाइबर्स नॉट विजिबल, कोलेजन के फाइबर्स विजिबल नहीं होते हैं। टाइप 1 कोलेजन आपकी स्किन के अंदर होता है। कोलेजन फाइबर रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं रेटिकुलर लेयर के अंदर। कोलेजन फाइबर्स आपके रेगुलरली अरेंज होते हैं रेटिकुलर लेयर्स के अंदर। जो मोस्ट अबंडेंट कोलेजन है डर्मिस के अंदर, कि आपकी स्किन के अंदर जो होता है वो टाइप 1 कोलेजन होता है। डर्मिस में, स्किन में आपका टाइप 1 कोलेजन होता है। जो टाइप ऑफ कोलेजन जो वुंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दैट इज टाइप 1 कोलेजन। लेट वुंड हीलिंग में जो वुंड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो टाइप 1 कोलेजन होता है। जो आपकी पेरिडोन्टल लिगामेंट्स के अंदर होता है वो भी आपकी टाइप 1 कोलेजन होता है। कोलेजनेस की वजह से आपके कोलेजन की एट्रोफी हो जाती है। स्टीरॉइड के यूज की वजह से कोलेजन की एट्रोफी हो जाती है। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस जो कि वुंड हीलिंग में हेल्प करता है दैट इज कोलेजन। कोलेजन आपका इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है जो वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। जो डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट है कोलेजन फाइबर की स्किन के अंदर प्रीडोमिनेंटली आपकी रेटिकुलर लेयर के अंदर होती है। कोलेजन फाइबर जो स्किन के अंदर प्रीडोमिनेंटली जो है हमें रेटिकुलर लेयर के अंदर मिलते हैं। ड्यूरिंग वुंड हीलिंग स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय
टाइप 1 कॉलेजन। वुंड हीलिंग में जो वुंड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो टाइप 1 कॉलेजन प्रोवाइड करता है। जो टाइप 3 होता है वो अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर होता है और बाद में आपका लेट वुंड हीलिंग के अंदर टाइप 1 कॉलेजन आ जाता है। टाइप 3 रिप्लेस हो जाती है टाइप 1 कॉलेजन से रिमॉडलिंग फेज के अंदर, जिससे आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। जो कॉम्प्लिकेशन है वुंड हीलिंग की इन ऑल पीपल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर। वुंड हीलिंग की कॉम्प्लिकेशन में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है और ब्लैक पीपल के अंदर जो है ना किलॉइड होती है कॉम्प्लिकेशन। अगर तो सब तमाम लोगों में पूछा हुआ कि वुंड हीलिंग की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है तो आपने कॉन्ट्रैक्चर लिखना है, लेकिन अगर ब्लैक पीपल के अंदर जो कॉमन क्या होती है, ब्लैक पीपल के अंदर किलॉइड डेवलप हो जाता है कॉम्प्लिकेशन में, एज अ वुंड हीलिंग की कॉम्प्लिकेशन में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ओपन वुंड हीलिंग का, इसमें आपके मायोफाइब्रोब्लास्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है। वुंड हीलिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ओपन वुंड हीलिंग का, इसमें मायोफाइब्रोब्लास्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद जो वुंड हीलिंग होती है इसमें आपकी जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको अचीव करने में 3 मंथ्स लग जाते हैं। वुंड हीलिंग में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को अचीव करने में हमें 3 मंथ्स लगते हैं। जो मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ कॉलेजन जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वुंड हीलिंग के अंदर वो टाइप 1 कॉलेजन होता है। टाइप 1 कॉलेजन आपके वुंड हीलिंग प्रोवाइड करता है। 3 मंथ्स लगते हैं वुंड हीलिंग में वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को अचीव करने में। अब एक 20 ईयर ओल्ड वुमन थी, सस्टेन्स एन इंजरी टू द राइट काल्फ, जब वो माउंटेन बाइकिंग एक्सीडेंट था नियर मोब। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन उसको 5 सेंटीमीटर की लेसरेशन थी लैटरल एस्पेक्ट ऑफ हर लोअर लेग में, एंड दिस वुंड इज क्लोज बाय सूचर। वुंड हीलिंग प्रोसीड ओवर नेक्स्ट वीक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल बी मोस्ट लाइकली टू एड एंड नॉट इनहिबिट वुंड हीलिंग इन दिस पेशेंट, प्रेजेंस ऑफ सूचर्स। ठीक है, कि जो कौन सा फैक्टर है जो कि मोस्ट लाइकली आपको एड करता है और इनहिबिट नहीं होने देता वुंड हीलिंग को, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सूचर। ड्यूरिंग वुंड हीलिंग कोलेजन सिंथेसिस the process which is promoted by ascorbic acid is hydroxylation of प्रोकोलेजन। जो आपका विटामिन सी होता है ना वो आपके प्रोकोलेजन की हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। विटामिन सी आपके कोलेजन की सिंथेसिस कराता है, तो इसलिए विटामिन सी वुंड हीलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो आपके प्रोकोलेजन की हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। टिश्यू की रिमॉडलिंग जो होती है वो मेटालोप्रोटीनेज से होती है। मेटालोप्रोटीनेज आपके टिश्यू को रिमॉडल करती हैं। एंजाइम्स जो टिश्यू रिमॉडलिंग के अंदर होती हैं वो माइलोपेरोक्सीडेज भी होती है। मेटालोप्रोटीनेज भी और माइलोपेरोक्सीडेज दोनों टिश्यू रिमॉडलिंग के अंदर हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू इन अ वुंड हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन इज टू कॉन्ट्रैक्ट द वुंड। जो मेजर फंक्शन होता है ग्रैनुलेशन टिश्यू का सेकंड इंटेंशन के अंदर कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है वुंड को, सेकंड इंटेंशन के अंदर वुंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू आपके वुंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो मेजर फंक्शन है ग्रैनुलेशन टिश्यू का वुंड हीलिंग में बाय सेकंड इंटेंशन इज टू कॉन्ट्रैक्ट द वुंड। ग्रैनुलेशन टिश्यू आपके वुंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंजियोजेनेसिस जो वुंड हीलिंग के अंदर होती है इज बाय मेटालोप्रोटीनेजेस। मेटालोप्रोटीनेजेस से एंजियोजेनेसिस होती है वुंड हीलिंग में। कोलेजन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है विटामिन सी से। विटामिन सी आपको चाहिए होता है कोलेजन की सिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर विच स्टेप इन कोलेजन सिंथेसिस, ये हाइड्रोक्सिलेशन कराता है प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज की। ठीक है, प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज की विटामिन सी हाइड्रोक्सिलेशन कराता है और विटामिन सी कोलेजन की सिंथेसिस को ज़्यादा कर देता है। प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज की हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। अब एक फीमेल पेशेंट थी, उसका सी सेक्शन हुआ 3 महीने पहले। हर wound is not healing properly. She is taking diet rich in proteins and carbohydrates but deficient in fruits and vegetables. Reason for poor wound healing is decreased collagen tensile strength. क्योंकि वो फ्रूट्स नहीं ले रही है, वेजिटेबल्स नहीं ले रही है, लेकिन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रही है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी, उसके अंदर जो कोलेजन की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम है। तो आप उसे कहोगे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपकी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही है कोलेजन की और आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो आप पेशेंट को आपने सजेस्ट करना है कि विटामिन सी की इनटेक करें। नो द डिफरेंस, अ 35 ईयर ओल्ड एथलीट, ब्लैक एथलीट है, उसको 3rd डिग्री बर्न हुआ, ही इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप किलॉइड। वुंड हीलिंग बियॉन्ड द ओरिजिनल वुंड मार्जिन को हम किलॉइड कहते हैं। 30 ईयर ओल्ड fighter survives the extensive 3rd degree burn over his arm and hand. This patient is high risk of developing which of the following complication of the wound healing. अगर एक सिंपल बंदा है, एक नॉर्मल पॉपुलेशन का बंदा है और उसको बर्न हो गया तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होगी उसको कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है वुंड हीलिंग के टाइम पे। लेकिन अगर ब्लैक पर्सन होगा तो उसके अंदर किलॉइड डेवलप हो जाता है। किलॉइड का मतलब होता है कि आपका वुंड हीलिंग जो है बियॉन्ड द ओरिजिनल मार्जिन चली गई है, दैट इज किलॉइड। नो द डिफरेंस, लोकल फैक्टर्स कॉजिंग द डिलेड वुंड हीलिंग इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो वुंड हीलिंग होती है वो डिलेड हो जाती है। सिस्टमिक फैक्टर्स जो कि डिलेड वुंड हीलिंग करते हैं, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। लोकल फैक्टर के अंदर आपकी इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से अगर आपकी जहाँ पे आपका वुंड बना हुआ है अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी तो आपकी वुंड हीलिंग डिले हो जाती है। और डायबिटीज मेलिटस जो आपकी एक सिस्टमिक फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी वुंड हीलिंग डिले हो जाती है। जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है डिले इन वुंड हीलिंग की वो इन्फेक्शन है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इन्फेक्शन होती है वुंड हीलिंग को डिले होने में।
डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन वूंड हीलिंग इज वूंड कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंडरी इंटेंशन के अंदर आपका वूंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यही डिफरेंस होता है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन में। जो वूंड हीलिंग के जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन वूंड हीलिंग होती है उनमें डिफरेंस वूंड की कॉन्ट्रैक्शन का होता है। वूंड कॉन्ट्रैक्ट करता है सेकेंडरी हीलिंग में, सेकेंडरी इंटेंशन में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक 23 ईयर ओल्ड वुमन थी, वो स्टीरॉइड्स ले रही थी, उसको ऑटोइम्यून डिजीज है, हैज़ एन एब्सिस ऑन हर अपर आउटर आर्म, उसकी अपर आउटर आर्म के ऊपर एक एब्सिस है। शी अंडरगोज माइनर सर्जरी टू इंसाइज एंड ड्रेन द एब्सिस बट द वुंड हील प्रॉपर्ली ओवर नेक्स्ट मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द वुंड हीलिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट दिस पेशेंट। ठीक है, बट द वुंड हील पुअरली उसका वुंड हील हुआ है अगले महीने में, तो कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो कि वो मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट हो गया इस पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसकी वुंड हीलिंग नहीं हुई है। कोलेजन की डेपोजिशन नहीं हुई है जिसकी वजह से उसकी वुंड हीलिंग डिलेड हो गई, या पुअर उसकी वुंड हीलिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट वुंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स वुंड की कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स आपके हमने पहले पढ़ा था कि कोलेजन की एट्रोफी करा देते हैं, वुंड की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। कौन सी चीज़ होती है जो वुंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है? जो आपके मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो आपकी वुंड कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। कौन सी चीज़ होती है वुंड हीलिंग में हेल्प करती है? वुंड हीलिंग के अंदर माइक्रोफाइलेमेंट्स हेल्प करते हैं, वुंड कॉन्ट्रैक्शन में मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं। अब जो आर्टिकुलर सर्फेस होती है उसका कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है आपकी आर्टिकुलर सर्फेसेस पे। सेसेमाइड कार्टिलेज आपका लेरिंग्स के अंदर होता है, ट्रेकिया के अंदर होता है और ईयर के अंदर होता है। सेसेमाइड कार्टिलेज आपके लेरिंग्स में होता है, ट्रेकिया में होता है और ईयर के अंदर होता है। लेरिंग्स, ट्रेकिया और ईयर के अंदर आपका सेसेमाइड कार्टिलेज होता है। अब 3 तरह के कार्टिलेजेस होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो आपकी आर्टिकुलर सर्फेसेस पे होता है। हाइलिन कार्टिलेज को हम हाइलिन कहते हैं, ग्लास की तरह का होता है बिकॉज द फाइबर्स आर नॉट विजिबल। इसमें टाइप 2 कोलेजन होता है। फाइब्रो कार्टिलेज आपका फाइबर्स इसके अंदर विजिबल होते हैं, इसलिए हम इसको फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं और इसमें टाइप 1 कोलेजन होता है। जो इलास्टिक कार्टिलेज है इसके भी फाइबर्स विजिबल होते हैं, इसके अंदर टाइप 2 कोलेजन होता है। हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर टाइप 2 कोलेजन है, फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर टाइप 1 कोलेजन होता है। अब जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज 3 ईज के अंदर होता है। ईयर पिन्ना के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब के अंदर और एपिग्लॉटिस के अंदर। एपिग्लॉटिस में एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब के अंदर और ईयर पिन्ना के अंदर आपका इलास्टिक कार्टिलेज होता है। जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर होता है, ग्लिनॉइड लैब्रम पे होता है, एसिटैबुलर लैब्रम पे होता है और मिनिस्काई ऑफ द नी के अंदर आपका फाइब्रो कार्टिलेज होता है। मिनिस्काई ऑफ नी के अंदर, एसिटैबुलर लैब्रम के ऊपर, ग्लिनॉइड लैब्रम पे और इंटरवर्टेब्रल डिस्क के ऊपर आपका फाइब्रो कार्टिलेज होता है। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसका निमोनिक है ENT कार। एपिफिजियल कार्टिलेज होता है लॉन्ग बोन्स का। हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकुलर सर्फेस के ऊपर जो कार्टिलेज होता है वो आपका हाइलिन होता है। तो जो एपिफिजियल कार्टिलेज होता है आपकी ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स का वो हाइलिन कार्टिलेज होगा। नेजल कार्टिलेज भी आपका हाइलिन कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज हाइलिन है। क्रिकॉइड कार्टिलेज आपका हाइलिन कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हाइलिन होता है। एरेटिनॉइड कार्टिलेज भी आए और रिब्स के जो कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं वो भी आपके हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। रिब्स के भी कॉस्टल कार्टिलेजेस आए आपके हाइलिन कार्टिलेज हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, नेजल कार्टिलेज और एपिफिजियल कार्टिलेजेस जो ग्रोइंग बोन्स के होते हैं ये सारे आपके हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं। अब MCQ दिया हुआ था कि रिगार्डिंग द हाइलिन कार्टिलेज कोलेजन फाइबर्स इनके विजिबल नहीं होते हैं। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बट नॉट विजिबल। हाइलिन कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा लेकिन विजिबल नहीं होता है। अबाउट फाइब्रो कार्टिलेज, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द डिस्क ऑफ जॉइंट्स। हमने पढ़ा था इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर और जॉइंट्स की डिस्क के अंदर फाइब्रो कार्टिलेज होता है। फाइब्रो कार्टिलेज इंटरवर्टेब्रल डिस्क में होता है। फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कोलेजन अबंडेंट होता है, टाइप 1 कोलेजन होता है फाइब्रो कार्टिलेज में। अल्कोहलिक पेशेंट है, उसको ब्लीडिंग हो रही है बेस ऑफ द हेयर से, स्कैल्प में। नॉन हीलिंग मार्क्स नजर आ रहे हैं ऑन द बॉडी वर प्रेजेंट। विच सेल इज डिफेक्टिव? फाइब्रोब्लास्ट डिफेक्टिव होंगे क्योंकि हीलिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उसके फाइब्रोब्लास्ट डिफेक्टिव है। हीलिंग हाइलिन कार्टिलेज आपके लेरिंग्स के अंदर होता है। सेसेमाइड कार्टिलेज लेरिंग्स के अंदर होता है। एपिग्लॉटिस के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होता है। फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कोलेजन होता है और फाइब्रो कार्टिलेज के फाइबर्स विजिबल भी होते हैं। रिगार्डिंग कैरेना एंड एंटीरियर पोस्टीरियर कार्टिलेज आर द बाइफिकेशन ऑफ द ट्रेकिया। ठीक है, जो कैरेना होता है उसमें क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर कार्टिलेज होते हैं एट द बाइफिकेशन ऑफ कैरेना। द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज हैज अबंडेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस होता है फाइब्रो कार्टिलेज का उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रिगार्डिंग कोलेजन फाइबर्स लाइटली स्टेन विद ईओसिन। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो ईओसिन से बहुत लाइटली स्टेन्ड होते हैं। कॉस्टल कार्टिलेजेस आपका हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। कॉस्टल कार्टिलेज भी आपका हाइलिन कार्टिलेज है। लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द विजाइना के अंदर आपके इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। लैमिना प्रोप्रिया जो होता है विजाइना का उसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। रिगार्डिंग द साइनोवियल जॉइंट्स विच इज करेक्ट ऑलवेज कवर्ड बाय द हाइलिन मेम्ब्रेन।
जितने भी आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो हमेशा हाइलीन मेम्ब्रेन से, हाइलीन कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं। सिंडेस्मोसिस एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट्स की, सिंडेस्मोसिस एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट्स की। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम आपके स्लाइवरी ग्लैंड में होता है। दो तरह का एपिथेलियम होता है, एक सिंपल एपिथेलियम होता है, एक आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। सिंपल एपिथेलियम का मतलब है कि आपकी वन लेयर ऑफ सेल्स है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लेयर्स हैं सेल की। अब होता है सिंपल स्क्वामस होगा जिसमें आपको फ्लैट सेल्स नजर आते हैं, आपकी हार्ट में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, और एल्वुलाई के अंदर आपके सिंपल स्क्वामस सेल्स होते हैं। ठीक है, सिंपल स्क्वामस सेल्स जो है ना वो आपके फ्लैट सेल्स होते हैं। स्क्वामस सेल्स को हम फ्लैट सेल्स कहते हैं। सिंपल सेल्स होते हैं ये हार्ट के अंदर होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं और एल्वुलाई में होते हैं। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का मतलब ये है कि आपकी 2 से 3 लेयर होंगी फ्लैट सेल्स की। अब ये एक कैरेटिनाइज्ड होते हैं और एक नॉन कैरेटिनाइज्ड होते हैं। जो कैरेटिनाइज्ड होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर होते हैं और ऑरल कैविटी के पार्ट्स के अंदर होते हैं, और जो नॉन कैरेटिनाइज्ड आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है वो आपका इसोफेगस के अंदर होता है। स्क्वामस एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इसोफेगस में होता है, ओरोफेरिंग्स के अंदर होता है, लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल के अंदर होगा और वजाना के अंदर होगा। ऊपर से आपका इसोफेगस और कुछ पार्ट जो आपका ओरोफेरिंग्स का है वहां पर होता है, और लोअर से आपकी विजाइना और आपके लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल में आपका नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। उसके बाद आता है सिंपल क्यूबाइडल। सिंपल क्यूबाइडल जो होता है इसमें क्यूब की तरह के सेल्स होते हैं। ये डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन और ओवरीज के अंदर होता है। डीसी नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल कॉलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके अंदर सिंपल क्यूबाइडल होता है, और ओवरी के अंदर भी सिंपल क्यूबाइडल होता है। और जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल होता है वो आपके स्वेट ग्लैंड्स के अंदर होता है, स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर होता है, मेमरी ग्लैंड के अंदर होता है, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर होता है। अच्छा, उसके बाद आता है सिंपल कॉलमनर। अब जो सिंपल कॉलमनर होता है वो आपके सिंपल कॉलमनर ये कॉलम की तरह के सेल्स होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं। सिंपल कॉलमनर भी दो तरह का होता है, एक सिलिएटेड होता है, एक नॉन सिलिएटेड होगा। जो सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर होता है वो आपकी यूट्राइन ट्यूब्स और यूट्रस में होता है, और जो नॉन सिलिएटेड होता है कॉलमनर एपिथेलियम वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है, गाल ब्लैडर में होता है और स्टमक में होता है। इसोफेगस के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस था, और जो आपकी स्टमक है उसके अंदर आपका सिंपल कॉलमनर है। गाल ब्लैडर में भी सिंपल कॉलमनर होता है और इंटेस्टाइन्स में भी सिंपल कॉलमनर होता है और नॉन सिलिएटेड होता है। अब जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होता है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर होता है और मेल यूरिथ्रा के अंदर होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर होता है। स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल था, और स्लाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स के अंदर आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होता है, और बल्बल और फॉर्निसल कंजक्टिवा के अंदर भी आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। उसके बाद आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, सिंगल लेयर होती है सेल्स की बट गिव्स अस फॉल्स इंप्रेशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि आपका लेयर एक ही होगी लेकिन वो इंप्रेशन ऐसे देती है जैसे कि एक से ज्यादा लेयर है। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपका जो सिलिएटेड होता है वो आपकी नेजल कैविटी के अंदर होता है, नेजोफेरिंग्स के अंदर होता है, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के कंडक्टिंग पार्ट के अंदर होता है। अच्छा, उसके बाद आता है जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है वो आपके रीनल पेल्विस में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरिथ्रा के पार्ट के अंदर होता है, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के अंदर आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, और यूरेटर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। रीनल पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ये सीक्वेंस में ही आ रहे हैं। पहले आपका पेल्विस होता है तो रीनल पेल्विस के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, फिर यूरेटर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, फिर नीचे ब्लैडर में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और फिर जो प्रोस्टैटिक पार्ट होता है यूरिथ्रा का उसके अंदर भी आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलता है। और जो आपकी ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है वहाँ में हमें सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मिलता है। इसमें आपकी नेजल कैविटी में सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, नेजोफेरिंग्स के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, और ओरोफेरिंग्स के अंदर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज्ड था, और कंडक्टिंग पार्ट जो होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक का उसके अंदर भी आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। अब एमसीक्यूज में दिए हुए स्क्वामस एपिथेलियम, फॉलोइंग हैज द लिम्फोइड टिश्यू विद द सराउंडिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। लिम्फॉइड टिश्यू होगा और उसके अंदर सराउंड किया हुआ होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। हमने पढ़ा था कि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। तो आपका जो पैलेटाइन टॉन्सिल होता है ना, पैलेटाइन टॉन्सिल के अंदर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है और लिम्फॉइड टिश्यू होगा। लिम्फॉइड टिश्यू को अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ने सराउंड किया हुआ तो इसे हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। लिम्फॉइड टिश्यू को अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ने सराउंड किया हुआ तो उसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। एपिथेलियम फाउंड ऑन द सर्फेस to friction which it serves to protect against the mechanical injury. Stratified squamous keratinized epithelium found upon surface to friction which is serves to protect against the mechanical injury. mechanical injury से prevent करने के लिए जो आपकी surface के ऊपर एपिथेलियम होता है वो कौन सा होता है, stratified squamous keratinized epithelium। जो stratified squamous keratinized epithelium होता है वो आपकी स्किन के अंदर होता है। stratified squamous keratinized आपकी स्किन के अंदर होता है और आपकी पार्ट ऑफ ओरल कैविटी के अंदर होता है जो आपको मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है।
स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो आपको मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है और ये आपकी स्किन के अंदर होता है और साथ आपकी ये ओरल कैविटी के अंदर भी होता है। ओरल कैविटी और स्किन के अंदर होता है, इसलिए आपको मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्किन विच इज मोस्ट प्रोन टू एब्रेजन डैमेज एंड एनवायरमेंटल इज यूजुअली कवर्ड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्किन के ऊपर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किन जो होती है प्रोन टू एब्रेजन होती है, डैमेज हो सकता है और इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स भी हो सकते हैं, तो स्किन के ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है। अबाउट हाइमेन, हाइमेन के अंदर भी आपका जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। हाइमेन में भी आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। जो आपका यूवुला होता है, यूवुला में भी आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। यूवुला के अंदर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमने पढ़ा था कुछ पार्ट जो होता है ओरल कैविटी का जिसमें आपका यूवुला आता है, यूवुला के अंदर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। इस तरह से आपके हाइमेन के अंदर भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम था, आपके ओरल कैविटी के अंदर भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है और आपकी स्किन के ऊपर भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। यूवुला इज लाइन्ड बाय व्हिच एपिथेलियम? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। वोकल कॉर्ड्स में भी आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। वोकल कॉर्ड्स के अंदर भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द वेजाइना इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। वेजाइना के अंदर आपका नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है और स्किन के ऊपर आपका केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द ग्लैंड्स एंड डक्ट्स? ग्लैंड्स और डक्ट्स के अंदर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। इट्स स्क्वैमस एपिथेलियम इज साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ग्लैंड्स और डक्ट्स के अंदर जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो आपकी एक गैसेस एक्सचेंज का साइट होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन इसोफेगस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आपका इसोफेगस के अंदर भी होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आपके सबग्लॉटिस में भी होता है। और सुपरफिशियल लेयर ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड। जो कॉर्निया की सुपरफिशियल लेयर होती है उसके अंदर भी आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड होता है। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जब एक लिम्फोइड टिश्यू को सराउंड करता है तो उसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। ये आपको मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्किन के अंदर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है। हाइमेन के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। यूवुला के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। यूवुला वोकल कॉर्ड्स दोनों के अंदर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। वजाइना के अंदर आपका नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ग्लैंड्स और डक्ट्स में जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की। इसोफेगस के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। सबग्लॉटिस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। कॉर्निया की जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसमें आपका स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। अब जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है ये सरफेस एपिथेलियम होता है आपकी ओवरी का, सिंपल क्यूबाइडल। ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल जो होता है वो आपकी ओवरी की सरफेस एपिथेलियम बनाता है। ओवरी के अंदर आपका क्या होगा? सिंपल क्यूबाइडल सरफेस सिंपल क्यूबाइडल होता है आपका ओवरी के अंदर। और जो सरफेस ऑफ ओवरी के ऊपर आपका कौन सा एपिथेलियम होता है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सरफेस ऑफ ओवरी पे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कॉलमनर में क्या होता है, जो हिस्टोलॉजी थी गाल ब्लैडर की, गाल ब्लैडर के अंदर आपका कॉलमनर एपिथेलियम होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि आपका गाल ब्लैडर के अंदर, आपके स्टमक के अंदर और आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर नॉन सिलिएटेड कॉलम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। तो गाल ब्लैडर के अंदर आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। गाल ब्लैडर के अंदर आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है गाल ब्लैडर के अंदर। रिगार्डिंग द कॉलमनर एपिथेलियम, मेल यूरिथ्रा के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है मेल यूरिथ्रा का। मेल यूरिथ्रा का सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, मेल यूरिथ्रा का सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। कॉलमनर एपिथेलियम आपकी यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर होता है। रिगार्डिंग सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनल सर्फेस ऑफ द सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर की ही ल्यूमिनल सर्फेस के ऊपर हमें सीलिया भी मिलते हैं। जो टाइप ऑफ एपिथेलियम आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। इंटेस्टाइन्स के अंदर भी आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन की आपने ग्लैंड की जिसमें आपको बहुत सारे एसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, साथ आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम नजर आ रहा है जो एम्बेडेड स्ट्रोमा विद स्मूथ मसल इन इट। व्हिच ग्लैंड इट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, हमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है। और लेकिन इसमें क्या होगा, ये स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होगा, साथ आपको स्मूथ मसल्स भी मिलते हैं। तो ये ग्लैंड होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके अंदर मैनी एसएनआई भी हमें नजर आते हैं। जो सेल्स होते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के वो कनेक्टेड होते हैं आपस में टाइट जंक्शन से। सिर्फ और सिर्फ टाइट जंक्शन से आपस में कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स कनेक्टेड होते हैं। यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर भी आपका कॉलमनर एपिथेलियम होता है। यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर हमने पढ़ा था कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। यूट्राइन ट्यूब्स जो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्राइन ट्यूब के अंदर आपका सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। अब कॉलमनर एपिथेलियम आपका गाल ब्लैडर के अंदर आपका सिंपल नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। मेल यूरिथ्रा के अंदर आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। यूट्राइन ट्यूब के अंदर आपका सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। सीलिया जो होते हैं ल्यूमिनल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की। इंटेस्टाइन्स के अंदर आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसके अंदर आपको मैनी एसएनआई नजर आते हैं जो कि सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होते हैं।
एम्बेडेड होते हैं स्ट्रोमा के अंदर विद स्मूथ मसल इन इट, ठीक है। आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम के बहुत सारे एसिना होंगे जो स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होंगे, साथ आपको स्मूथ मसल भी नजर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइट जंक्शन से कनेक्टेड होते हैं, और जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो आपकी यूट्राइन ट्यूब्स को भी लाइन करते हैं, जो कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम आपकी यूट्राइन ट्यूब्स को लाइन करता है। अब जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैविंग ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड कनेक्टेड टिश्यू विद 3 लेयर्स ऑफ मसल एडवेंटिशिया इज यूरेटर। कोई ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है और कनेक्टेड टिश्यू होगा और साथ आपको मसल की 3 लेयर्स मिलेगी, तो वो यूरेटर होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपका पार्ट ऑफ यूरिथ्रा के अंदर भी होता है, यूरिथ्रा के अंदर भी आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। अब अदर में यहाँ पे शो किया हुआ एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसने स्लाइड एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर, ही इज अनएबल टू डिफरेंशिएट द गाल ब्लैडर डिफरेंट फ्रॉम द कॉलॉन, कि वो गाल ब्लैडर को कॉलॉन से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। द पॉइंट विच विल हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग द गाल ब्लैडर फ्रॉम द कॉलॉन हिस्टोलॉजिकली विल बी नो सबम्यूकोजा इन द गाल ब्लैडर। किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये गाल ब्लैडर है या कॉलॉन है? जो गाल ब्लैडर होता है उसके अंदर कोई सबम्यूकोजा नहीं होती है। A student was given a slide of microscopic examination. He concluded it to be mesothelium epithelium. The specimen could possibly be of lungs. अगर उसे लगेगा कि mesothelium है तो mesothelium आपका जो है वो लंग के अंदर होता है, तो specimen आपके लंग का होगा। Pseudo stratified epithelium properties. सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है? ऑल सेल बेस एट द बेस मेम्ब्रेन, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होगा? जिस ऑल सेल की जो बेस होती है ना वो बेस मेम्ब्रेन पे ही होती है। न्यूक्लियस उनके डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होते हैं, लेकिन जो सेल की जो बेस होती है वो बेस मेम्ब्रेन के लेवल पे ही होती है। उसके बाद दिया हुआ है जो टाइप ऑफ एपिथेलियम जिसके अंदर कोई बेस मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट इज एपेंडाइमा। एपेंडाइमा के अंदर कोई भी बेस मेम्ब्रेन नहीं होती। टाइप ऑफ सेल्स जिनके अंदर कोई बेस मेम्ब्रेन नहीं होती है, दैट इज एपेंडाइमा। एपेंडाइमल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। गाल ब्लैडर के अंदर कोई सबम्यूकोजा नहीं होती है। मेसोथेलियम होगा तो वो लंग्स का स्पेसिमेन होगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि सारे के सेल की जो सब सेल की जो बेस होती है वो बेस मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। कौन सा ऐसा एपिथेलियम है जिसकी कोई बेस मेम्ब्रेन नहीं होती है? दैट इज एपेंडाइमा। एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं इनकी कोई बेस मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो जीआईटी एपिथेलियम होता है वो रिजनरेट कर जाता है खुद ब खुद 2 से 7 दिन के अंदर। जीआईटी एपिथेलियम 2 to 7 डेज के अंदर रीजनरेट कर जाता है। एक 28 ईयर ओल्ड मेल था, उसके एग्जेक्टिव है डॉक्टर के पास आया कि उसको हार्ट बर्न रहता है जो कि यूजुअल मेडिसिन से ठीक भी नहीं हो रहा। एंडोस्कोपी कराई, बायोप्सी कराई, तो डिस्टल इसोफेगस की आपने बायोप्सी का सैंपल लिया। What type of mucosa is normal for the distal esophagus? Distal esophagus के अंदर आपकी नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। डिस्टल esophagus का आपका नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। जो प्रॉक्सिमल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल्स होती है नेफ्रॉन की वो डिफरेंट होती हैं बाकी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन से, बिकॉज इसके अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, माइक्रोविलाई होते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है प्रॉक्सिमल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। हिस्टोलॉजी स्लाइड है स्लाइवरी ग्लैंड की, उसके ऊपर आपको म्यूकस एसिनस नजर आ रही है जिसकी विद सीरस डिमिल्यून्स, तो ये सब मेडुला ग्लैंड होगा। अगर आपको म्यूकस एसिनस नजर आए साथ आपको सीरस डेमिल्यून्स नजर आए कि सीरस और म्यूसिनस जो दोनों होता है वो सब मेडुला ग्लैंड होता है। जो एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के वो माइक्रोविलाई से होती है। एपिथेलियल जो मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन एपिथेलियल मॉडिफिकेशन क्या होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर एपिथेलियम के अंदर आपको माइक्रोविलाई मिलते हैं। रिगार्डिंग द गोबलेट सेल्स होते हैं वो कॉलमनर एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। कॉलमनर एपिडर्मिस के अंदर गोबलेट सेल्स होते हैं। अब अगला बताया हुआ जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है वो आपके स्वेट ग्लैंड्स के अंदर होता है। हमने पढ़ा था कि स्वेट ग्लैंड्स के अंदर स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल होता है, और हमने पढ़ा था जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल है वो स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर था, और जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होता है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर होता है। लार्ज स्लाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स के अंदर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स में कॉलमनर होगा, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर क्यूबाइडल होगा। अब एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसने एक स्लाइड को एग्जामिन किया इन द माइक्रोस्कोप, ही इज अनेबल टू डिफरेंशिएट द गाल ब्लैडर फ्रॉम द कॉलॉन। The point which will help him to differentiate the gallbladder from colon histologically will be no submucosa in the gallbladder. gallbladder के अंदर कोई submucosa नहीं होती, इसी तरह से हम gallbladder को colon से differentiate करते हैं। A student was examining a slide under the microscope. He found a mass of lymphoid tissue covered with the cuboidal epithelium. अगर lymphoid tissue को cuboidal epithelium ने कवर किया हुआ होगा तो वो पियर्स पैचेस होगा। और हमने पढ़ा था कि अगर लिम्फॉइड टिश्यू को अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ने कवर किया हुआ होगा तो वो आपका पैलेटाइन टॉन्सिल होगा। A student was studying the slide of the lymphoid organ covering with the stratified squamous epithelium. अब जो stratified squamous epithelium ने किया होता है तो वो आपका पैलेटाइन टॉन्सिल होता है, और अगर cuboidal epithelium ने किया होता है that is Pierce patches. Student observing a histology slide of a slight tubular structure with a thick vascular wall and pseudo-stratified epithelium. अब एक tubular structure है जिसकी thick vascular wall है, pseudo-stratified epithelium है। Most likely the slide of which structure is vas deferens. vas deferens के अंदर क्या होता है? pseudo-stratified epithelium होगा, thick vascular wall होगी और सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा। हमने पढ़ा था कि जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है वो आपके वास डेफरेंस के अंदर भी होगा, ठीक है। वास डेफरेंस के अंदर भी आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है।
उसके बाद एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसकी हिस्टोलॉजी की स्लाइड उसने लिया, गेट अ स्लाइड शोइंग द नॉन कैरेटिनाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, a very vascular elastic lamina propria and a muscular layer but no muscular mucosa and glands. The most likely structure is vagina. विजाइना में हमने पढ़ा था कि आपका कौन सा होता है, विजाइना के अंदर आपका नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, हमने पढ़ा था कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस दो तरह का था, एक कैरेटिनाइज्ड था, एक नॉन कैरेटिनाइज्ड था। जो कैरेटिनाइज्ड था वो आपकी स्किन के अंदर था और आपके पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी के अंदर था, और जो नॉन कैरेटिनाइज्ड आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो इसोफेगस के अंदर होता है, ऑरोफेरिंक्स के अंदर होता है, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में होता है और विजाइना में होता है। तो विजाइना के अंदर आपका नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगा, साथ आपको वैस्कुलर और इलास्टिक लैमिना प्रोप्रिया मिलती है और एक मसल लेयर मिलेगी, लेकिन इसमें कोई मस्कुलैरिस म्यूकोजी नहीं होती है और ना ही कोई ग्लैंड होते हैं विजाइना में। विजाइना में ना ग्लैंड होते हैं ना ही मस्कुलैरिस म्यूकोजी होती है। उसके बाद जो एपिथेलियम होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल का, उसमें आपके सिंपल क्यूबाइडल सेल्स होते हैं विदाउट गोबलेट सेल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर सिंपल क्यूबाइडल सेल्स होंगे और उसमें कोई गोबलेट सेल्स भी नहीं होंगे। जो प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है और उसके अंदर कोई गोबलेट सेल्स भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जो गोबलेट सेल्स होते हैं वो आपके कॉलमनर एपिथेलियम के साथ होते हैं। और जो आपका प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होता है और सिंपल कॉलमनर होता है, और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है उसमें सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, उसमें गोबलेट सेल्स भी नहीं होते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स का एपिथेलियम बताया हुआ, जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल होते हैं, ये जो प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं उनके अंदर आपका सिलिएटेड कॉलमनर टू सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। सिंपल सिलिएटेड, सिंपल कॉलमनर भी हो सकता है और कॉलमनर सिलिएटेड भी हो सकता है और सिंपल क्यूबाइडल भी हो सकता है। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है उसके अंदर आपका सिंपल क्यूबाइडल होता है, कोई गोबलेट सेल्स नहीं होते हैं। जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल होता है उसके अंदर भी आपका सिंपल क्यूबाइडल होता है एक्सेप्ट वेयर इंटरप्टेड बाय एल्वुलाई। एल्वुलाई के अलावा जो आपका रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल होता है वहाँ पे आपका सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। जो एल्वुलर डक्ट्स होती हैं और जो एल्वुलाई होते हैं उनके अंदर आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। अब लास्ट दिया कि वेरी स्मॉल ल्यूमेन 3 to 4 थिक मस्कुलर लेयर एडवेंटिशिया एंड इंटरनल लैमिना डिस्क्राइब्स द हिस्टोलॉजी ऑफ विच स्ट्रक्चर इज मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होता है और 3 से 4 लेयर आपको मसल्स की मिल रही हैं, ठीक है। 3 से 4 लेयर्स आपको मसल की मिल रही हैं, साथ आपको एडवेंटिशिया भी मिल रही है और इंटरनल लैमिना भी मिल रही है। तो क्या मस्कुलर आर्टरी होगी। अल्कोहलिक लिवर हिस्टोलॉजी के अंदर हमें मैलरी बॉडीज मिलती हैं। जो अल्कोहलिक लिवर वाले पेशेंट्स के अंदर हमें मैलरी डंक बॉडीज मिलती हैं, और जो हिस्टोलॉजी होती है यूट्रस की उसके अंदर आपको लार्ज टॉर्चरस ग्लैंड्स मिल रहे हैं, साथ आपको स्मूथ मसल आपके थिक हुए हुए हैं और वैस्कुलैरिटी ज़्यादा हुई हुई है। तो जो उसका कौन सा साइकिल होगा, उसका लेट सिक्रेटरी साइकिल होगा। लेट सिक्रेटरी फेज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लेट सिक्रेटरी फेज के अंदर क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो टॉर्चरस ग्लैंड्स आपको मिलते हैं लेट सिक्रेटरी फेज के अंदर, इसके बाद उसकी ना सिक्रीशन होनी होती है। लेट सिक्रेटरी फेज के अंदर आपको टॉर्चरस ग्लैंड मिलेंगे, जो स्मूथ मसल होते हैं वो थिक हो जाते हैं, वैस्कुलैरिटी ज़्यादा हो जाती है। विजाइना की हिस्टोलॉजी के ऊपर आपने हमें इलास्टिक फाइबर्स अबंडेंट होते हैं विजाइना के अंदर। विजाइना के अंदर इलास्टिक फाइबर्स अबंडेंट होते हैं। पेराइटल सेल जो होते हैं स्टमक के वो इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है और इनका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। पेराइटल सेल्स का इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर आपका फ्लैट एपिथेलियम होता है। जो असेंडिंग लिम्ब है आपके लूप ऑफ हेनले का, नेफ्रॉन का जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, उसका फ्लैट एपिथेलियम होता है। ऑटो रेडियोग्राफी आपने किया हिस्टोलॉजी के अंदर, यूजेस विच टेक्निक्स, रेडियो एक्टिव आइंस। जो ऑटो रेडियोग्राफी हम हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं उसमें हम रेडियो एक्टिव आइंस को यूज करते हैं। जर्मिनल सेंटर्स, लोब्यूल्स, हिस्टोलॉजी क्या होगी लिम्फ नोड की। अगर आपको जर्मिनल सेंटर और लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं तो वो लिम्फ नोड होगा। जर्मिनल सेंटर्स हमें लिम्फ नोड्स के अंदर ही मिलते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेजल पॉलिप में आपको इयोसिनोफिलिया मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो नेजल पॉलिप का, हमें इयोसिनोफिलिया मिलता है। ए पेशेंट है उसको नेजल पॉलिप्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली। अगर ऐसा पेशेंट जिसको नेजल पॉलिप्स होंगे उसमें इयोसिनोफिलिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि नेजल पॉलिप्स हमेशा इयोसिनोफिलिया की वजह से होते हैं। तो नेजल पॉलिप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको इयोसिनोफिलिया मिलता है। मोस्ट प्राइमरी साइट फॉर मेटास्टेटिक लंग कैंसर विद हिस्टोलॉजी ऑफ द शीट्स ऑफ सेल्स इज रीनल, ठीक है। अगर आपको शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स नजर आएंगे तो उसकी रीनल जो है ना वो मेटास्टेटिक लंग डिजीज होगी। मेटास्टेटिक जो लंग कैंसर होता है वो रीनल मोस्ट प्राइमरी साइट फॉर द मेटास्टेटिक लंग कैंसर विद हिस्टोलॉजी ऑफ, आपको मेटास्टेटिक लंग कैंसर था, आपने उसकी हिस्टोलॉजी चेक की तो आपको शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स नजर आ रही है। तो रीनल कार्सिनोमा को जो मेटास्टेसाइज करके आपके लंग के अंदर चला गया है, मेटास्टेटिक लंग कैंसर के अंदर अगर आपको शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स मिल रहे हो तो फिर जो प्राइमरी होगी वो आपकी रीनल कार्सिनोमा होगा। A tumor of vermis in child, histology was given, true rosettes present, diagnosis medulloblastoma। अगर जो बेसिकली जो आपका वर्मिस पे अगर आपको ट्यूमर होगा और आपको हिस्टोलॉजी के ऊपर अगर आपको रोजेट्स मिल रही हैं, ट्रू रोजेट्स अगर आपकी प्रेजेंट है तो मेडुलोब्लास्टोमा होगा।
जो सूडो रोजेट्स होते हैं वो एपेंडाइमोमा के अंदर होती हैं, और जो होमर राइट रोजेट्स या जो ट्रू राइट रोजेट्स होती हैं वो मेडुलोब्लास्टोमा में मिलती हैं, और ये वर्मिस का ट्यूमर है। चाइल्ड विद सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, एक बच्चा है उसको सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर हो गया है, उसका विमेंटिन पॉजिटिव है तो रेब्डोमायोसार्कोमा होगा। विमेंटिन जो आपका पॉजिटिव होता है रेब्डोमायोसार्कोमा के अंदर। हिस्टोलॉजी दी हुई है टिश्यू की, मीजोथीलियम के अंदर फाइब्रस एलिमेंट प्रेजेंट है, मीजोथीलियम भी है, अगर मीजोथीलियम होगा तो इसका मतलब है कैंसर जो है उसको लंग का है। हिस्टोलॉजी द स्ट्रक्चर लेस अमाउंट ऑफ द स्मूथ मसल लेस किस में होते हैं, सर्विक्स के अंदर आपके स्मूथ मसल लेस होते हैं, विजाना के अंदर इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं, सर्विक्स के अंदर स्मूथ मसल कम होते हैं। और विजाइना के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई मस्कुलरिस म्यूकोजी या फिर ग्लैंड्स नहीं होते हैं, इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं, वैस्कुलर और इलास्टिक लैमिना प्रोप्रिया होती है, और विजाइना को जो एपिथेलियम होता है वो नॉन कैरोटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। उसके बाद ये है हाउ मैक्युला डेंसा सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स। मैक्युला डेंसा के जो सेल्स होते हैं उनका जो लैमिना बेसल लैमिना होता है वो डीप होता है। मैक्युला डेंसा के सेल्स का जो बेसल लैमिना है वो डीप होता है। डिक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम टू मैक्युला डेंसा कॉज रिलीज ऑफ रेनिन, जब आपके मैक्युला डेंसा पे सोडियम कम जाता है तो रेनिन रिलीज होता है। जो स्टिमुलेट होते हैं रेनिन रिलीज की वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। हिस्टोलॉजी मैक्युला डेंसा के ऊपर हमें डीप बेसल लैमेला मिलता है। हिस्टोलॉजी तो मैक्युला डेंसा में हमें लार्ज सेल्स नजर आते हैं जिनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है और स्कैटर्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पेरिफेरी के ऊपर। जो मैक्युला डेंसा होता है इसमें आपको लार्ज आपका सेल होगा, उसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा और इसकी पेरिफेरी के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया नजर आते हैं। इसका डीप बेसल लैमेला होता है, इसलिए बाकी सेल से डिफरेंट होता है। जब मैक्युला डेंसा के ऊपर सोडियम कम जाता है तो रेनिन की रिलीज होती है, और रेनिन जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर भी रिलीज होता है। जो कंसंट्रेटेड यूरिन है इस फॉर्म बाय डिक्रीज प्लाज्मा फ्लो टू मैक्युला डेंसा। कंसंट्रेटेड यूरिन तब बनता है जब आपका जो प्लाज्मा फ्लो होता है, प्लाज्मा फ्लो जब आपका डिक्रीज हो जाता है टू मैक्युला डेंसा, जब आपका ब्लड फ्लो मैक्युला डेंसा के लिए डिक्रीज हो जाएगा तो आपको कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है।